हेलो नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका हरी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं मंथली करंट अफेयर। वो भी आपके दो स्तरों में आप लोगों को मंथली करंट अफेयर प्राप्त होता है। एक छत्तीसगढ़ से संबंधित और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं वो सब आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये होगा हम लोगों के लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर होगा। ठीक है, कौन से महीने के लिए? तो आपका मार्च महीने के लिए। ठीक है, कब से कब तक? तो आपका 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं उन सभी का समावेश और विस्तृत अध्ययन इस वीडियो के द्वारा से किया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज का हम लोग का पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तस्वीर दिख रही होगी, तो आप लोग बोलोगे सर ये कौन है? तो इनका नाम है रमेश सिन्हा। ठीक है, रमेश सिन्हा, इनका नाम है रमेश सिन्हा। कौन है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। तो किनकी नियुक्ति हुई है? तो जस्टिस रमेश सिन्हा की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कौन से क्रम के हैं? तो ये है 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। तो इसके पूर्व कौन थे? तो इसके पूर्व थे अरूप कुमार गोस्वामी जी। कौन थे? अरूप कुमार गोस्वामी जी। ये कौन से क्रम के थे? तो ये थे आपके 14वें क्रम के। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। किसकी नियुक्ति हुई है? तो आपका रमेश सिन्हा की। ठीक है, किनके स्थान पर? तो अरूप कुमार गोस्वामी। अगर इनका क्रम पूछे तो आपको बताना है 15वें क्रम के। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकलता है कि कब हुई है नियुक्ति? तो आपको बताना है, डेट बताना है आपको 29 मार्च 2023। ठीक है, डेट अगर पूछे तो आपको बताना है नियुक्ति कब हुई है। तो आपको बताना है 29 मार्च 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। अब किसके समक्ष इन्होंने शपथ लिया? तो जो मुख्य न्यायाधीश का शपथ होता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? तो हरि भूषण विश्व चंदन जी। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो निकल के सामने आ गए। ठीक है, नाम क्या है इनका? रमेश सिन्हा। कौन है? तो हमारे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कब नियुक्त हुए हैं? तो 29 मार्च 2023 को। कौन से क्रम के? तो आपका 15वां क्रम। किनके स्थान पर पूछे तो आपको बताना है अरूप कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, और शपथ किनके समक्ष लिया इन्होंने? तो हमारे राज्यपाल के समक्ष इन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, हाल ही में हमारे राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई थी। तो इन्होंने शपथ किसके समक्ष लिया था? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? आपके अरूप कुमार गोस्वामी जी। ये 11 मार्च 2023 को क्या हो चुके हैं? सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इनके स्थान पर किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इतने पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछे कि रमेश सिन्हा इसके पहले कहां पदस्थ थे तो आपको बताना है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या थे? न्यायाधीश थे। ठीक है, कौन? आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। कौन? आपके रमेश सिन्हा जी। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे हम लोग और बात करेंगे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में क्या है? उल्लेखित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी आप लोग ध्यान रखोगे, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर पूछे आपसे किसके परामर्श पर की जाती है तो राष्ट्रपति क्या करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो भी संबंधित राज्य है उसके राज्यपाल के परामर्श पर किसकी नियुक्ति करता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, इतने प्रावधान आपके भारतीय संविधान में है। वहीं पे एक और प्रावधान है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए संविधान में क्या कहा गया है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 22 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। उसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको स्थान बताना है बिलासपुर के बोदरी। ठीक है, बोदरी कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। अगर इसकी स्थापना पूछे तो आपको स्थापना वर्ष बताना है। तो स्थापना वर्ष है इसका सन 2000। ठीक है, और
इससे संबंधित एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो बिलासपुर में स्थित उच्च न्यायालय है देश में कौन सा स्थान है, तो ये 19वें क्रम का आपका क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, कौन से क्रम का, 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है, कौन आपका, बिलासपुर का उच्च न्यायालय। और यहाँ से एक विशेष बात यह है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे एशिया में क्या है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो आपको बताना है बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कि और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछे कि प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो आपको बताना है आर.एस. गर्ग। ठीक है, वहीं पे आपको पूछ सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको बताना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक। अगर आपसे पूछे सबसे कम समय, ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में या फिर पूछा गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है आर.एस. गर्ग। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, आर.एस. गर्ग। और आपसे पूछे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे आपके W.A. शशांक। और यदि आपसे पूछे कि सबसे कम समय तक के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है H.L. दत्तू। और अगर पूछे कि सर्वाधिक समय के लिए आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है राजीव गुप्ता। तो यहाँ से मुख्य न्यायाधीश से जितने भी आपके प्रावधान थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आप लोगों को बता दिया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा कब हुई थी, तो देखिए आपको एक डेट याद रखना है, 17 दिसंबर 2022। यह दिवस छत्तीसगढ़ के गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, इसी दिन आपका क्या हुआ था कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उसके 4 वर्ष पूर्ण हुए थे। 17 दिसंबर 2018 को हमारी वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के पद के तौर पर क्या लिया था, शपथ लिया था। तो इसी ऐतिहासिक दिवस को छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। और कितना वर्ष पूर्ण हुआ था, 4 वर्ष पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, तो न्याय के 4 वर्ष भी कहा गया। ठीक है, न्याय के 4 वर्ष के रूप में कौन सा दिवस को मनाया गया, आपका 17 दिसंबर 2022 को मनाया गया। तो इसी दिन मुख्यमंत्री ने इस दिवस की महत्ता को दर्शाने के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, क्या नाम है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। घोषणा आपको पूछे तो आपको बताना है 17 दिसंबर 2022। अगर शुभारंभ पूछे तो आपको बताना है 21 मार्च 2023। ठीक है, शुभारंभ आपसे पूछे तो आपको कब बताना है, 21 मार्च 2023। अगर घोषणा पूछे तो आपको बताना है 17 दिसंबर 2022। और ये जो 21 मार्च का दिवस है, ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, आपका 21 मार्च को। और इसी दिन आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की गई। किसके द्वारा, तो पूछे आपको बताना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, कहां पे पूछे तो आपको बताना है रायपुर पे। अब रायपुर पे इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया, लेकिन 33 जिलों के 42 स्थानों पर वर्चुअल रूप से भी शुभारंभ किया। ठीक है, कौन, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अब यह जो योजना है इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो लक्ष्य ये रखा गया कि 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ पर 15 करोड़ वृक्षारोपण किया जाने का इसका लक्ष्य रखा गया। कौन सी योजना का, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का। और इसके लिए पंजीयन कितना हुआ है, तो 20,000 किसानों ने 30,000 एकड़ निजी भूमि पर क्या कर लिया है, वृक्षारोपण के लिए पंजीयन करा लिया है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना घोषणा पूछे तो आपको बताना है 17 दिसंबर 2022। ठीक है, अगर शुभारंभ पूछे तो 21 मार्च 2023। और अगर मान लो आपसे पूछे कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, 33 जिलों के 42 स्थानों पर वर्चुअल रूप से इस योजना का घोषणा किया गया।
आगे इसी योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वाणिज्यिक वृक्षारोपण से आशय यह है कि वृक्षारोपण करके आय अर्जित करना, ठीक है, और किसानों की आय में वृद्धि करना। और उसके बाद जो अगला उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के वनों का संरक्षण संवर्धन को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद काष्ठ से आधारित उद्योगों को क्या करना, बढ़ावा देना, इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना है आपका, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। अब इसमें प्रजाति के बारे में बात करें जो कि आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, तो इसमें इस वर्ष के लिए 12 प्रकार की प्रजाति का उल्लेख किया गया है। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं ये आप लोग नोट कर सकते हो। क्लोनल यूक्लिप्टस, रूट सूट टीक और टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया धूपिया और आपका सामान्य बांस और टिश्यू कल्चर बंबू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम इसमें शामिल हैं। किसमें, आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में। इस वर्ष के लिए 12 प्रकार की प्रजाति का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन कौन है आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद इस योजना का हम लोग लाभ या प्रावधान देखेंगे, ठीक है। तो इस योजना में जितने भी वर्ग हैं सभी इच्छुक किसानों की पड़ती भूमि में क्या होगा, वाणिज्यिक वृक्षारोपण होगा, ठीक है। पड़ती भूमि से आशय क्या है, बंजर भूमि, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, पर्या भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, वाणिज्यिक वृक्षारोपण कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस योजना के तहत 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, ठीक है। और इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा, तो प्रति एकड़ 15 से लेकर के 50,000 तक की वार्षिक आय होगी, ठीक है। और इसमें कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगा। कौन सी योजना, आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। उसके बाद हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस योजना के तहत 5 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, तो आपका 100%, मतलब आपके 100% अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। अगर 5 एकड़ से आपकी भूमि अधिक हो जाती है तो आपको कितना प्रतिशत का अनुदान मिलेगा, 50% का अनुदान मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रावधान आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में दिया गया है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 5 एकड़ तक के जितने भी भूमि है उसमें 100% का आपका अनुदान मिलेगा, और 5 एकड़ से अधिक होने पर कितना मिलेगा, आपको 50% अनुदान मिलेगा, ठीक है। अब इसमें पात्र कौन होंगे, तो जो किसान हैं, इच्छुक भूमि स्वामी हैं, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, निजी ट्रस्ट हैं, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इतने आपके प्रावधान थे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए के बारे में। तो यह आपका योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम लोग बात करेंगे कि वृक्षारोपण से संबंधित राज्य में कुछ और भी योजनाएं या अभियान चलाई जा रही हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो योजना है ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से काफ़ी सिमिलर है। तो इसमें आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे से देखोगे, ये क्या है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसका आपको डेट याद रखना है 1 जून 2021, ठीक है। और वहीं पे आपका पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का डेट अगर पूछे तो आपको बताना है 1 जुलाई 2022। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 21 मई 2020 को हुई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 19 अगस्त 2022, ठीक है। हरियाली प्रसार योजना के बारे में पूछे तो आपको बताना है मई 2022। और अगर आपसे पूछे कि मुनगा पौधारोपण अभियान कब शुभारंभ किया गया, तो आपको बताना है 6 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया गया। तो काफी सिमिलर ये आपका पहला योजना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। कब मनाया गया, तो 1 जून 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। वहीं पे आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कब शुभारंभ किया गया, तो आपका 21 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया। किस अवसर पर, तो विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इतने प्रावधान थे आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से। आगे हम लोग बात करेंगे सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम, ठीक है। तो इस
जो योजना है, इस जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो आपको डेट याद रखना है, 21 मार्च 2023 को किया गया। किसके द्वारा पूछे तो आपको बताना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। अवसर कौन सा है, तो पहले ही बता चुके हैं कि विश्व वानिकी दिवस है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य यह है कि सकरी नदी को संरक्षित करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि इस नदी के बहाव को पूर्ण क्षमता में लाना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे, सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया, 21 मार्च 2023 को। किसके द्वारा, तो आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। अगर इस योजना के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें तो इसकी जो कार्य योजना है उसके बारे में बात करते हैं। वन एवं राजस्व भूमि में सकरी नदी के तट पर क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, ठीक है। वन क्षेत्रों में नरवा योजना के तहत कैंपा मत से क्या किया जाएगा, जल एवं मृदा संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में ये कार्य योजना बनाई गई है और इससे लाभ क्या मिलेगा, तो इस एकीकृत परियोजना में कवर्धा जिले में किसानों को क्या मिलेगा, घरेलू उपयोग तथा कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, ठीक है। कौन सी योजना के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत, तो सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम। आगे हम लोग बात करेंगे तो नेशनल ट्रांजिट परमिट करने वाला चौथा राज्य बना छत्तीसगढ़, ठीक है। अब चौथे की बात की है तो पहले नंबर पे कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपका पश्चिम बंगाल। अगर तीसरा नंबर पूछे तो आपका कौन है, जम्मू कश्मीर। कब किया गया पूछे तो आपको बताना है 21 मार्च 2023 को। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। अगर इसका उद्देश्य पूछे तो वनोपज के परिवहन को सुविधाजनक बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। अब इससे लाभ क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ये इसका प्रमुख बेनिफिट है। और वन विभाग द्वारा ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नए ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पूछे कि नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है चौथा स्थान है। कब किया गया, तो 21 मार्च को। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सकरी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है, ठीक है। सकरी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है आपका कबीरधाम, ऑप्शन बी है आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ऑप्शन सी है आपका खैरागढ़ छुई खदान और ऑप्शन डी है आपका राजनांदगांव, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। संत कवि पवन दीवान के नाम पर क्या दिया जाएगा, राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाएगा। किनके नाम पर, तो संत कवि पवन दीवान, ठीक है, संत कवि पवन दीवान। तो इसमें प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है और किस अवसर पर की गई है, तो विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह के अवसर पर यह घोषणा की गई है। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि संत कवि पवन दीवान के नाम पर जो राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो ये क्षेत्र है आपका कविता लेखन का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि संत कवि पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलेगा, तो ये किस क्षेत्र में मिलेगा, कविता लेखन के क्षेत्र में मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि राज्य अलंकरण सम्मान छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। अगर पवन दीवान के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1945 को हुआ था और इनका निधन 2 मार्च 2014 को हुआ था। अगर निवासी पूछे तो आपको बताना है ये किरवई राजिम के निवासी हैं। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। कि इन्होंने आपके संत कवि पवन दीवान, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देखेंगे कि इनके नाम पर क्या दिया जा रहा है, राज्य में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में, तो कविता लेखन के क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल। अगर स्थान पूछे तो आपको बताना है बहराडीह, अगर जिला पूछे तो आपको बताना है जांजगीर चांपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ पे स्थित है, ऐसा पूछे तो आपको बताना है बहराडीह। कौन से जिले में स्थित है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है जांजगीर चांपा, ठीक है। यह देश का पहला किसान स्कूल है और इसमें खास बात क्या है, इस स्कूल के छत में गमलों में 36 प्रकार की भाजी और धान की किस्मों का पेंटेंट कराया गया है, ठीक है। जिसमें चौलाई, अमारी और चैत जैसी भाजियाँ
स्थित है। ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि जो अमारी भाजी है, चेज भाजी है और केले के छिलके से क्या बनाया जा रहा है, जैकेट और राखियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल, स्थान बहराडी, जिला जांजगीर चांपा। आगे हम लोग बात करेंगे देश का 7वां प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थित किया जा रहा है। तो यह देश का 7वां है, मतलब 6 अन्य राज्यों में पहले से प्लास्टिक पार्क स्थापित है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड और उत्तराखंड, इतने जगह पे आपका प्लास्टिक पार्क पहले से स्थापित है। तो जो 7वां राज्य है वो कौन सा बन गया है, हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। स्थान पूछे तो आपको बताना है सरोरा, अगर जिला पूछे तो आपको बताना है रायपुर। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, इसके पहले भी इस योजना को 2 अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन सा अवार्ड, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी योजना, आपकी गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो इसको हाल ही में क्या मिला है, 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के क्षेत्र में ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन सी योजना को, गोधन न्याय योजना को। कब सम्मानित किया गया है, तो आपको डेट याद रखना है, 25 मार्च 2023 को। अगर स्थान पूछे तो आपको बताना है नई दिल्ली। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, तो CSISIG, मतलब आपका कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि गोधन न्याय योजना को कौन सा अवार्ड मिला है, 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट के क्षेत्र में ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर कैटेगरी पूछे तो आपको बताना है राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में क्या मिला है, आपका 20वां ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से आपका सम्मानित किया गया है। कौन सी योजना को, गोधन न्याय योजना। ठीक है, और इस योजना के बारे में बात करें हम लोग तो इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, डेट आप लोग याद रखोगे। अवसर क्या था, तो हरेली त्योहार के दिन इसको क्या किया गया था, आपका शुभारंभ किया गया था। कौन सी योजना को, तो गोधन न्याय योजना को। अगर स्थान पूछे तो आपको बताना है बैहार गोठान रायपुर से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 20 जुलाई 2020 को। अवसर कौन सा था, तो हरेली त्योहार। और स्थान अगर पूछे तो आपको बताना है बैहार गोठान, जो कि आपके रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। गोधन न्याय योजना कौन सा अवार्ड मिला है हाल ही में, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आपका अवार्ड मिला है। तो इसको आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया है। अगर डेट पूछे तो आपको बताना है 24 मार्च 2023 को। और इसमें विशेष क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कौन से नंबर का राज्य, तो दूसरे नंबर का राज्य। तो पहले नंबर पे कौन है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन बन गया है, आपका छत्तीसगढ़ बन गया है। और इस कानून के अनुसार यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी मीडिया कर्मी को धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या किसी प्रकार के हिंसा की जाती है, तो इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, और यह जुर्माना कितना रखा गया है, तो 25,000 रुपये रखा गया है। और इस जो प्रकरण की छानबीन करने वाली संस्था है उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट थे आपके छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून से संबंधित। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व क्षय दिवस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें राज्य के 4 जिलों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आयोजन कब किया गया था, 23 मार्च 2023 को। स्थान पूछे तो आपको बताना है वाराणसी। ठीक है, और किसके द्वारा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, किस लिए दिया जाता है, तो टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जिलों को मिला है। तो गरियाबंद को मिला है आपका रजत पदक। ठीक है, और बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार भाटापारा को मिला है आपका कांस्य पदक। ठीक है, तो
यह जो पुरस्कार है यह 7 वर्षों में टीबी के संक्रमण के दर में कमी लाने के लिए दिया जाता है। अगर आप लोग 40% कमी लाते हो तो यह रजत पदक आप लोग को दिया जाएगा। अगर 20% कमी लाते हो तो क्या मिलेगा? कांस्य पदक मिलेगा। ठीक है, किनको मिलेगा? तो जिलों को मिलेगा। तो इसमें शामिल कौन कौन से जिले हैं? तो आपके गरियाबंद को क्या मिला है? आपका रजत पदक। बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार को क्या मिला है? आपका कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अगर पूछे आपको विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे निगिता यादव। ठीक है, निवासी पूछे तो आपको बताना है जिला सूरजपुर। कौन है? अगर ऐसा पूछे तो आपको बताना है कि बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका चयन हाल ही में दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हो चुका है। ठीक है, किनका चयन? तो निगिता यादव का। और यह चयन क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2022 में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। किसने? आपके निगिता यादव ने। ठीक है, कितने किलोग्राम में? तो 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो इसीलिए अभी हाल ही में दुबई में आयोजित होने वाले किक बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। किनका? आपका निगिता यादव। कौन से जिले से संबंधित है? तो सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता को मिला अवार्ड। ठीक है, राज्य को एक और अवार्ड मिला है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य की श्रमिक साक्षरता के मामले में इसको देश में तीसरा अवार्ड मिला है। किसको? हमारे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यह संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के आधे मजदूर कहने का मतलब आपका 49.8% क्या है? पढ़े लिखे, मतलब कि साक्षर हैं। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट में पाया गया है। और इसके आधार पर जो स्थान है छत्तीसगढ़ का वो देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान में है। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्थान पूछे तो आपको बताना है सिक्किम। और अगर मान लीजिए अगर बात करें हम लोग महिला साक्षरता के बारे में, मतलब महिला श्रमिकों की साक्षरता के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें भी क्या है? तीसरे नंबर पर काबिज है। कितने अंक मिले हैं? तो 39.2% अंक प्राप्त हुए हैं। पहले नंबर पर आपका सिक्किम और दूसरे नंबर पर कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मनरेगा मजदूरी दर भी तय कर दी गई है। तो यह कितनी की गई है? तो 221 रुपए प्रति दिवस तय की गई है। किसके द्वारा तय की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। और यह मजदूरी दर आपके वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू हो चुका है। मतलब आपके 1 अप्रैल 2023 से यह लागू हो चुका है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है किस वर्ष के लिए? तो आपके 2023-24। और कितने रुपए तय की गई है? तो 221 रुपए तय की गई है। कौन से राज्य के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे भोरम महोत्सव 2023 के बारे में। अगर आयोजन पूछे तो आपको बताना है 19 से 20 मार्च 2023 के बीच आयोजन किया गया। अगर संस्करण पूछे तो आपको बताना है 27वां क्रम का यह आयोजन था। और अगर पूछे कि उद्देश्य क्या है इसको आयोजित करने का, तो आपको बताना है कि राज्य के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की ख्याति को बढ़ाने के लिए यह प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कौन सा महोत्सव? तो भोरमदेव महोत्सव आयोजित की जाती है। ठीक है, और इस महोत्सव का नाम भोरमदेव मंदिर के कारण क्या पड़ा? भोरमदेव महोत्सव पड़ा। ठीक है, आगे हम लोग भोरमदेव मंदिर के बारे में बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है चौराग्राम कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है और काफी बार पूछा भी गया है। और इसके निर्माण से लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। निर्माण, अगर आपको डेट पूछे तो आपको सन पूछे तो आपको बताना है 1089 ईस्वी। किसके द्वारा पूछे? तो फड़ीनागवंशी शासक गोपाल देव के शासन काल में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फड़ीनागवंशी शासक गोपाल देव के शासन काल में लक्ष्मण राय द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हाल ही में पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था और इसमें पीएससी द्वारा आंसर क्या लिया गया है? लक्ष्मण राय को लिया गया है। ठीक है,
कई पुस्तकों में गोपाल देव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया है, किसको लिया गया है, आपके लक्ष्मण राय को। ठीक है, किस वंश से संबंधित है, तो फड़ी नाग वंश से संबंधित है। और ये जो भोरम देव मंदिर है, इसको क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखोगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या उपलब्धि मिली है राज्य को। तो पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से जिले को, रायपुर को। ठीक है, तो यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा दिया गया। कौन से मंत्रालय से संबंधित है, तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, और इसमें विशेष पॉइंट क्या है कि यह गणना राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग हेतु डेल्टा अचीवमेंट स्कोर के अनुसार की जाती है। ठीक है, इस सर्वे में कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम स्थान, और कर्नाटक के ही आपके बेंगलुरु अर्बन को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आप लोग याद रखोगे, पहला स्थान कर्नाटक के हावेरी जिला, दूसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला, और तीसरा स्थान कर्नाटक के ही आपका बेंगलुरु अर्बन को क्या मिला है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उसको देख लेते हैं, जो कि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, इसको वन लाइनर करेंट अफेयर के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है कांकेर जिले को। ठीक है, और यहाँ पे दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर कौन से जिले के जंगल में पाया गया है, तो आपको बताना है कोरबा जिले के जंगलों में पाया गया है। अगर आपसे पूछे कि विशेष संरक्षित जनजाति पर आधारित पुस्तक का विमोचन किस नाम से किया गया है, तो आपको बताना है आदिवासी यात्रा के नाम से। अगर इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक कौन है, आपके डॉक्टर सत्यजीत साहू हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। विशेष संरक्षित जनजाति पर आधारित पुस्तक कौन सी है, आदिवासी यात्रा, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सत्यजीत साहू। और भरोसे का बजट कब पेश किया गया, तो आपके 6 मार्च को पेश किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे कि फागुन मड़ई 2023 का आयोजन कौन से जिले में किया गया, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा जिले में किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक किसे प्राप्त हुआ, आकर्षी कश्यप को रजत पदक प्राप्त हुआ। और आकर्षी कश्यप से एक और फैक्ट याद रखेंगे, हाल ही में इन्हें दुर्ग जिले के लिए क्या बनाया गया है, डीएसपी नियुक्त किया गया है, किन्हें, आकर्षी कश्यप को। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग, राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में आकर्षी कश्यप को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, आपका रजत पदक प्राप्त हुआ है। स्काच अवार्ड 2022 के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम को मिला है, तो अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को आपका क्या मिला है, स्काच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान कौन बन गई है, तो ये बन गई है आपका केवरा, जो कि आपके कोरबा जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है गेवरा खदान, कितना आपका कोयला उत्पादन हुआ है, तो 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जा चुका है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके सरगांव, जो कि मुंगेली जिला में स्थित है, ठीक है, कब स्थापित किया गया, तो 25 मार्च 2023 को स्थापित किया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राज्य में खेलो इंडिया सेंटर के बारे में बात करें तो हाल ही में कितनी हो गई है, इसकी संख्या 24 हो गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि आगामी वर्ष के लिए धान खरीदी कितने क्विंटल की जाएगी, तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की योजना हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा की गई है। इसके पूर्व कितनी खरीदी की जाती थी, तो 15 क्विंटल प्रति एकड़ क्या किया जाता था, धान खरीदी किया जाता था। इसको बढ़ा करके कितनी की रखी गई है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ रखी गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। और यहाँ पे हम लोग बात करें जीआई टैग में शामिल सुगंधित चावल किसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो ये है आपका नगरी दुबराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे करेंट अफेयर है, इसको नगरी दुबराज है। ठीक है, हाल ही में इसको क्या किया गया है, जीआई टैग में सम्मिलित किया गया है। इसके पूर्व आपके जीरा फूल को जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इसके पूर्व जीरा फूल को भी जीआई टैग मिल चुका है। और अभी हाल ही में नगरी दुबराज को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। किस जिले से संबंधित है, मतलब किस जिले में इसका उत्पादन होता है, तो नगरी से आप लोग याद रखोगे सिहावा नगरी, और सिहावा नगरी कहाँ पे है, आपके धमतरी में
स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, और यह किस मंथ के लिए था? आपका मार्च महीने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच चुके, और इसका पीडीएफ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। वहां पे करंट अफेयर के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे मोबाइल आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। और इस मोबाइल ऐप के जरिए आप लोगों को हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उसको ऑनलाइन मोड पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। वहां से आप लोग शुल्क निःशुल्क दोनों टाइप के आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए